गुड डे गर्ल्स। आज हम कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। कल तक हमने देखा था कि कोशिका के मुख्य भाग कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है। केंद्रक की ही हम बात करें तो आगे इसमें केंद्रक के भीतर ही मध्य में इसमें केंद्रिका भाग होता है जो कि कोशिका का विभाजन केंद्र भी कहलाता है और एक केंद्रक में ही एक घनाकार रूप में पाया जाता है। इसके भीतर भी एक गोल संरचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रिका में ही धागे के समान जाल जैसी रचना होती है जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं, जो पुनः अनेक क्रोमेटिन्स में या गुणसूत्रों में बटी रहती है, जिसको हम सूत्रों में बटी रहती है, जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में अनेकों जीन्स होते हैं जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं। मानव शरीर में 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंगी होते हैं और 2 गुणसूत्र या 1 जोड़ा लिंगी कहलाता है। यहाँ पर आलिंगी जितने भी गुणसूत्र हैं इनके ऊपर लाखों की संख्या में जीन्स लगे होते हैं जो कि आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। लेकिन जो ये 2 गुणसूत्र हैं या 1 जोड़ा जो गुणसूत्र है वो लिंगी होता है। लिंगी का अर्थ यहाँ पर यह है जो कि नई कोशिका में या नए जीव में लिंग का निर्धारण करता है। वैसे इन गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग जीवों में अलग अलग हो सकती है। मानव शरीर में इनकी संख्या 46 या 23 जोड़े गुणसूत्रों के होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम या गुणसूत्रों के विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का जन्म होता है, लेकिन इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये है हमारा केंद्रक। केंद्रक के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या हुए कि कोशिका का विभाजन, आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण, प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो मुख्य भाग है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य में उपस्थित ठोस प्रकृति की आकृति या ठोस प्रकृति के होते हैं और सूक्ष्म कण होते हैं जो छड़ या लाठी जैसे पदार्थ होते हैं और कोशिका द्रव्य में ये बिखरे रहते हैं। एक कोशिका में इनकी संख्या 50 से 50,000 तक हो सकती है। यहाँ पर ये विशेष बात है कि युवाओं में और क्रियाशील लोगों में इनकी संख्या ज़्यादा होती है और वहीं पर कैंसर के रोगियों में ये नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति मुख्यतः हृदय में, यकृत में और वृक्क में या किडनी में होती है। वहाँ पर ये प्रोटीन आरएनए के साथ यौगिकों के रूप में रहते हैं। आरएनए का अर्थ है राइबो न्यूक्लिक अम्ल और इनमें कई प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मुख्यतः प्रोटीन और वसा का बना होता है जिसमें 60 to 70% प्रोटीन, 25% फॉस्फोलिपिड और 0.5% राइबोन्यूक्लिक होता है और इसी के साथ साथ इसमें डीएनए भी उपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से ही नई माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। जैसे कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का शक्तिग्रह या पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो एंजाइम जो पाए जाते हैं वो श्वसन के दौरान जो खाद्य अणु होते हैं उनका ऑक्सीकरण करते हैं और उसमें ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं। संरचना की दृष्टि से सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली से ढका हुआ दिखाई देता है। इन झिल्लियों के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान होता है और जिसमें छोटे छोटे से प्रकोष्ठ बने हुए होते हैं। इन्हीं प्रकोष्ठों में अंगुली के समान उभार दिखाई देते हैं जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं और ये क्रिस्टी की उपस्थिति के कारण अंतर प्रकोष्ठ अनेक अपूर्ण प्रकोष्ठों में बटा हुआ दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में गाढ़ा कोलाइड्रल द्रव भरा होता है जिसमें राइबोसोम्स, प्रोटीन और एंजाइम पाए जाते हैं। राइट, दिस इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट कोशिका की संरचना के अंदर मुख्य रूप से दिखाई देता है वो होते हैं हमारे राइबोसोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया से छोटे कण होते हैं जो अंतः प्रदवी जालिका या रेटिक्यूलम की नलिकाओं की बाहरी सतह पर चिपके हुए रहते हैं। इनका निर्माण राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से होता है जिसमें प्रोटीन और आरएनए बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर राइबोसोम की संख्या में भी कमी आ जाती है।
ये थे राइबोसोम। इसके बाद में है लाइसोसोम। जो नेक्स्ट पार्ट है कोशिका का वो है लाइसोसोम। यह कोशिकाओं में छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाया जाता है, जिसका औसत व्यास 0.05 मिली माइक्रोन यानी अति सूक्ष्म। जब हम ये कह रहे हैं कि कोशिका की जो आकृति है या कोशिका का ही आकार 1/100 इंच से ज़्यादा नहीं होता, तो इसमें जो उपस्थित लाइसोसोम है इसका जो आकार है वो औसत व्यास है वो 0.05 मिली माइक्रोन होता है। और इसमें 36 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का अपघटन करके उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। कोशिका की विभिन्न संरचनाओं का पाचन और अपघटन भी ये लाइसोसोम ही करते हैं। यही वजह है कि इन्हें आत्मघाती थैली कहते हैं। राइट। नेक्स्ट है अंतःप्रदवी जालिका। ये भी एक बहुत मुख्य भाग है इसका। ये अंतःसंबद्ध झिल्लियों का एक जाल होता है जो सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में फैला हुआ रहता है। ये लगभग सभी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया, वायरस और स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी जिनको हम कहते हैं, उनमें नहीं पाई जाती। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जिनमें अधिक होती है उनमें इनकी उपस्थिति अधिक पाई जाती है। ये जो रेटिकुलम है या जो अंतःप्रदवी जालिका है 2 प्रकार की होती है। एक कहलाती है रुक्ष पृष्ठ अंतःप्रदवी जालिका या दानेदार कणिकीय पृष्ठ वाली रेटिकुलम, और दूसरी है आपकी अकणिकीय या चिकने पृष्ठ वाली रेटिकुलम। इनका जो ये दोहरे स्तर के लाइपोप्रोटीन से बनी हुई रहती हैं। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना, अंतःकोशिकीय अभिगमन यानी कोशिकाओं में विभिन्न जो पदार्थ हैं उनका परिसंचरण करना और उनका आदान प्रदान करना। इसी प्रकार ग्लाइकोजन उपापचयन में सहयोग करना, झिल्ली में संरचनाओं का निर्माण करना, एंजाइम क्रियाओं में सहयोग करना और कोशिका उपापचयन में भी यही सहयोग करती हैं। तो ये हमारी कोशिका के मुख्य भाग थे। लास्ट जो है इसमें आपका है कि कोशिका के कार्य। कोशिका के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? सबसे पहला जो कोशिका कार्य है वो है संवेदनशीलता, यानी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करके उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने की क्षमता है वो कोशिका में होती है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो न्यूट्रिशन या पोषण। कोशिका भित्ति में जीव द्रव्य और अन्य घुलनशील पदार्थों को सीधे तौर पर अवशोषित करने की क्षमता रखती है और मरम्मत में भी सहयोग करती है और ऊर्जा और ऊष्मा भी ये प्रदान करती है। तो पोषण करने का जो कार्य है वो भी हमारे को ये कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। तीसरा जो इसका मुख्य कार्य वो है श्वसन क्रिया या रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, तब उनसे उपार्जित ऊर्जा अंतःकोशिकीय गतिविधियों के काम में आती है और यह क्षमता भी कोशिकाओं में होती है। संवेदनशीलता, पोषण और श्वसन के अलावा जो मुख्य कार्य है वह है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह है आपका एक्सक्रीशन का या उत्सर्जन का कार्य। तो जितने भी अनुपयोगी पदार्थ और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं उनको निकालने में भी कोशिकाएं सक्षम होती है। इसी प्रकार से जो अगला फंक्शन है इसका जो अगला कार्य है वह है वृद्धि और पुनरुत्पादन यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का कार्य भी कोशिकाओं में होता है। कोशिकाएं अपने आकार को बड़ा करने में सक्षम होती है और जब यह वृद्धि चरम अवस्था पर पहुंचती है, चरम सीमा पर पहुंचती है, तभी कोशिकाएं 2 भागों में बढ़ जाती है। जैसा कि हमने पहले भी जहाँ पर हमने केंद्रिका के बारे में पढ़ा था कि केंद्रिका अपने निरंतर विभाजन के क्रम में या निरंतर जब जैसे जैसे परिपक्व होती चली जाती है और परिपक्वता की चरम सीमा पर पहुंचकर ये फट जाती है और 2 भागों में विभक्त हो जाती है और इसी से 2 नई कोशिकाएं बन जाती है, 2 नई कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बन जाती है। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है। अंतिम जो इसकी विशेषता है वो है इसमें गति भी पाई जाती है। कोशिकाओं में गति भी पाई जाती है। तो कुछ कोशिकाओं में हमें कह सकते हैं, सारी कोशिकाओं में तो नहीं लेकिन कुछ कोशिकाओं में गति पाई जाती है। जैसे सबसे बड़ा जो उदाहरण है इसका वो है अमीबा, जो कि एक कोशिकीय जीव है और जो कि अपने छुपे हुए पादों से या छुपे हुए पाँव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में सक्षम होता है। इसी प्रकार से WBC जो है हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाओं के रूप में उपस्थित होती है और जैसा हम जानते हैं कि फैगोसाइटोसिस की जो क्रिया है जिसमें कि संक्रमण के स्थल पर ये कोशिकाएं स्वतः ही स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ये कोशिकाएं उस स्थान पर पहुंच जाती हैं और बाहरी जो भी
तत्व होते हैं उनसे संघर्ष करती है। तो ये WBC के अंदर भी या वाइट ब्लड सेल्स में या श्वेत रक्त कणिकाओं में भी गति पाई जाती है। तो ये कोशिकाओं के मुख्य कार्य हैं। थैंक यू। ये आपका पूरा कोशिका का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है।